के अंदर डीसी जनरेटर व डीसी मोटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सारी कंप्लीट डिटेल्स अपन ने जानी थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं शुरुआत कर रहा हूँ डीसी जनरेटर से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो करना लाइक और शुरू करते हैं डीसी जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है कि जनरेटर किसे कहते हैं। तो जनरेटर उसे कहते हैं कि देखिए कोई भी डिवाइस होता है, ये एक तरह का क्या है, डिवाइस ही एक तरह का क्या है, डिवाइस है। डिवाइस का मतलब होता है उपकरण। तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसको कुछ इनपुट देंगे और हमें कुछ आउटपुट में मिलेगा। यदि हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी दिया है और अगर हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है तो उस डिवाइस को हम किस नाम से जानेंगे, जनरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका डीसी जनरेटर, एक होता है आपका एसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर उसे कहेंगे जो हमें आउटपुट के अंदर जो एनर्जी दे रहा है वो हमें डीसी दे रहा है, तो डीसी जनरेटर बोलेंगे। और यदि हमें एसी दे रहा है तो उसे एसी जनरेटर बोलेंगे। और एसी जनरेटर को हम एक नए नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है अल्टरनेटर। अब बात करते हैं कि छोटे डीसी जनरेटर को हम किस नाम से जानते हैं, तो डायनामो के नाम से जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात होगी कि डीसी जनरेटर की रेटिंग किस में होती है, तो किलोवाट के अंदर होती है, केडब्ल्यू के अंदर होती है। उसके आगे की बात हम देखेंगे कि सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत हम ये जानेंगे कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के सिद्धांत पे काम करता है। तो माइकल फैराडे था, उसने दो नियम दिए थे टोटल मिला के। पहला नियम ये दिया था फैराडे का प्रथम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। इसमें यह बोला था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है तो उस चालक में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है और यह ईएमएफ सदैव एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इस लाइन को आपको ज्यादा याद रखनी है। ठीक है, हमेशा फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम से एसी का वोल्टेज उत्पन्न होता है और सबसे पहले वोल्टेज उत्पन्न होता है, ना कि धारा उत्पन्न होती है। तो ये डायग्राम बना देता हूं आपके लिए छोटा सा। यहाँ पे देखिए एक एन पोल हो गया, एक एस पोल हो गया और इसके बीच में मैंने किसी चालक को रखा और यदि मैंने उसको घुमाया तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, एसी का वोल्टेज उत्पन्न होगा। ये आपका कौन सा नियम है, पहला नियम है। द्वितीय नियम क्या बोलता है कि फैराडे का द्वितीय विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये बोलता है कि इस नियम के अनुसार जो उत्पन्न ईएमएफ है वो किस बात पर निर्भर करता है, तो उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो हमने लिख दिया ईएमएफ बराबर प्रोपोर्शनल d∅dt। तो जब मैंने इसका प्रोपोर्शनल का निशान हटाया तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, n d∅dt। तो यहाँ पे n क्या है, तो आप बोलोगे n है नंबर ऑफ टन्स। क्या है, नंबर ऑफ टन्स। d∅ क्या है, तो फ्लक्स है। और t क्या है, तो यहाँ पे टाइम है। मतलब कि फ्लक्स की कटने की दर जितनी कम होगी ईएमएफ का मान भी उतना ही अधिक होगा। उसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए जिन्होंने इसके आगे माइनस का निशान लगा दिया, और जो माइनस का निशान लगाया ये ईएमएफ के मान को माइनस नहीं बता रहा है, इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। उस वैज्ञानिक का नाम था लेंज और इन्होंने एक लेंज का नियम दिया था। लेंज का नियम ये बोलता है कि जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है वह उसी का ही विरोध करता है। यही किसका नियम है, लेंज का नियम। अब हम इसके आगे के पार्ट्स को देखेंगे। पार्ट्स के अंदर ये है कि डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ होता है वो एसी का वोल्टेज होता है। साथ के साथ मैं ये बता देता हूँ कि डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ होता है वो डायनामिक होता है, यानी कि गतिशील होता है, जबकि आपका स्टैटिक ईएमएफ जो होता है वो ट्रांसफार्मर में जनरेट होता है। अब बात करते हैं कि ये ईएमएफ किस बात पर निर्भर करता है। तो ईएमएफ बराबर होता है BLV sin थीटा होता है, BLV sin थीटा होता है। तो ये किस किन बातों पर निर्भर कर रहा है, तो सबसे पहले बी पे डिपेंड कर रहा है। बी का मतलब ये हो गया कि ईएमएफ जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी कि अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो आपका ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। तो ये पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट है हमारे सामने कि ईएमएफ जो होता है वो किस बात पर निर्भर करता है, एल यानी लंबाई पे, लेंथ पर निर्भर करता है। तो किसकी लेंथ पे, ईएमएफ जो होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब कि लेंथ बढ़ेगी तो ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे आता है ईएमएफ जो होता है वो चालक की गति के समानुपाती होता है, यानी कि अगर आपकी स्पीड जितनी ज्यादा अधिक होगी आपका ईएमएफ का मान भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट बात रहेगी कि ईएमएफ जो होता है वो चालक व चुंबकीय क्षेत्र के बीच बड़ा कोण। देखिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये एक एमएनए मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस मान लीजिए। अब मैंने मान लेता हूँ कि मैंने इसके बीच में किसी कंडक्टर को रखा। अगर कंडक्टर इस तरीके से है तो आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस
और कंडक्टर दोनों का एक्सिस एक जैसा है तो थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। और यदि थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो आप ईएमएफ बराबर क्या होगा, साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है, तो ईएमएफ का मान क्या आएगा, 0 है। तो मतलब कंडक्टर फ्लक्स को कट ही नहीं कर पाएगा, तो फिर आपका ईएमएफ उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो आपका ईएमएफ क्या बनेगा, 0 बनेगा। लेकिन अगर यही कंडीशन ऐसा आ जाएगी कि ये कंडक्टर जो होगा वो हमारा इस तरीके से होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि अगर कंडक्टर इस तरीके से है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और अगर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का मतलब वो होगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू देगा ईएमएफ की। तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, जब थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैंने यही बात लिखी है कि ईएमएफ चालक व चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बना कोण का साइन के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। अब एक और बात, उत्पन्न ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। देखिए जनरेटर के केस में जो हम ईएमएफ की डायरेक्शन को ज्ञात करते हैं उसके लिए हम जो काम में लेते हैं वो होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल काम में लिया जाता है। आप इसको याद करने के लिए राहुल गांधी से भी याद रख सकते हो, राहुल गांधी, आर और जी से जनरेटर और आर से राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अपने को राइट हैंड रूल लेना है। इसको तीनों उंगलियां जो होती है उसको अपने एक दूसरे के परपेंडिकुलर पर रखना है। तो जो हमारा अंगूठा होगा वो हमें किसकी दिशा बताएगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा। ये जो बीच वाली लाइन होगी जिसे अपन तर्जनी अंगुली कहते हैं, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, और जो आपके सबसे मध्यमिका अंगुली होगी वो आपकी ईएमएफ की दिशा बताएगा। तो आगे के पार्ट्स को देखेंगे कि डीसी जनरेटर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो डीसी जनरेटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और एक आपका होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को अपन ने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले मैंने बांटा है सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर एंड थर्ड नंबर पे कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसको हमने फिर से 2 भागों में बांटा है। एक होता है कम्युलेटिव जनरेटर और एक होता है डिफरेंशियल जनरेटर। और कम्युलेटिव और डिफरेंशियल जनरेटर को भी हमने 2 भागों में बांटा है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर एंड लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब इन सारे जनरेटर को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है। तो इसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको अपन बाहरी सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन किया जाता है, इसलिए अपन इसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है इसको हम बाहरी सोर्स के द्वारा, जैसे मैंने इसमें अलग से बैटरी लगा के इसको क्या किया है, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड किया है, इसलिए मैंने इसे बोला है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक है। इसकी सीरीज के अंदर मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने का जो पर्पस है वो इसलिए लगाया मैंने कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर जब करंट का फ्लो होगा तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स के मान को कम या ज्यादा करना है तो मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के मान को कम ज्यादा करके कर सकता हूँ, क्योंकि फ्लक्स का मान जो होता है वो करंट के मान पे डिपेंड करता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये एक तरह का आर्मेचर है। आर्मेचर के अंदर हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसलिए मैंने बोला ईजी है ना, जनरेटिंग ईएमएफ। ये आर्मेचर के टर्मिनल को ए और डबल ए से मैंने डिनोट किया है। आर्मेचर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, मैंने उसे आर ए से डिनोट किया है। और आर्मेचर से जो करंट निकल रही है आई ए, आर्मेचर करंट, वो हमारी लोड की तरफ मैंने उसको कनेक्ट कर रखा है, मतलब कि आई एल। तो आप देखेंगे कि ये सीरीज में है तो इसका मतलब आर्मेचर करंट और लोड धारा क्या होगी, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगी। तो मैंने लिख दिया कि आर्मेचर करंट और लोड धारा क्या होती है, बराबर होती है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो अपने को वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, VL होगा, लाइन लोड वोल्टेज होगा। तो ये जो लोड वोल्टेज होगा, इस लोड वोल्टेज कितना होगा, तो लोड वोल्टेज ये होगा कि आपका रेजिस्टेंस कितना है लोड का, RL, और IL यानी कि लोड धारा। तो अगर हम IL और RL को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लोड वोल्टेज मिल जाएगा। अगर हम इसमें KVL लगाते हैं तो KVL देखिए KVL कैसे लगाते हैं। मैंने माना कि ये टर्मिनल माइनस है, ये टर्मिनल प्लस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्लस यहाँ से निकल रहा है तो प्लस यहाँ पे रखा मैंने, माइनस, ठीक है, फिर ये प्लस और ये माइनस। अब आप देख पा रहे हो ये प्लस माइनस इस तरीके से। केवीएल कैसे लगाते हैं, सबसे पहले अपन वो पॉइंट लेते हैं जहां से अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने ईजी से शुरू किया है, तो ईजी कहां से निकल रहा है, प्लस से निकल रहा है, तो मैंने ले लिया ईजी प्लस का। उसके बाद में हम बराबर का निशान लगाएंगे, किसका निशान लगाएंगे, बराबर का। अब देखिए ये आरए है, आरए में से करंट निकल रही है, आईए माइनस से निकल रही है, तो मैंने लिखा माइनस का आईए आरए, फिर माइनस का, अब इसके अंदर आ रही है यहाँ पे, यहाँ से बाहर निकल रही है तो यहाँ लिखेंगे माइनस के VL।
VL भी लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं IL RL भी लिख सकते हैं, ठीक है। IL RL को मैंने क्या बोला है VL, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे VL, यहाँ पे लोड वोल्टेज हो गया, ठीक है। और जब इसको वहां उधर भेज देंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, इजी बराबर के VL प्लस के IA RA बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जनरेटर के केस में जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो सारी की सारी किस्म होगी प्लस में रहेगी, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व का जो गुण होता है वो जरूरी नहीं है, मतलब ये नहीं है कि इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि मैं फील्ड वाइंडिंग को हमेशा सेपरेटली एक्साइटेड कर रहा हूँ, इसलिए उसमें ये गुण हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका उपयोग अपन बहुत कम करते हैं क्योंकि, लेकिन कुछ स्थानों पर हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ वार्ड लियोनार्ड मेथड। वार्ड लियोनार्ड मेथड के बारे में बाद में बताऊंगा, जिसमें कि डीसी मोटर की स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है वो बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लेबोरेटरी टेस्टिंग के अंदर यूज में लेते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम इसके आगे के पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है। जनरेटर के बारे में बात करेंगे कि डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है। तो डीसी सीरीज जनरेटर का आप डायग्राम देख पा रहे हो, इस तरीके से डायग्राम है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जनरेटिंग ईएमएफ है और आपका जो ईएमएफ जनरेट होता है वो आर्मेचर के अंदर होता है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, आर्मेचर है। आर्मेचर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको मैंने RA माना है। और ये जो हमारी वाइंडिंग है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, जैसे मैंने RAC माना है, ठीक है। और ये हमारा लोड है, लोड से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इन तीनों चीजों को देखेंगे कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये दोनों किस क्रम में जुड़ी हुई है, तो आप देखोगे कि सीरीज में जुड़ी हुई है। तो मैंने यही लिखा है कि डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है कि इनमें आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई होती है। अच्छा, इस फील्ड वाइंडिंग की एक खास बात और होती है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है मोटे तार की बनाते हैं और उसमें टर्न की संख्या क्या होती है, कम होती है। और फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, लगभग 1 ओम के आसपास ही होता है। अब एक और बात अपने को सीखने को मिलेगी कि यहाँ पे देखिए सीरीज के अंदर क्या होती है, करंट का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो आइए, मतलब आर्मेचर की करंट का मान जो होगा वो सीरीज फील्ड करंट के बराबर होगा। और सीरीज फील्ड करंट मान किसके बराबर होगा, तो लोड करंट के मान के बराबर होगा, ठीक है। अब बात करता हूँ ईजी के बारे में। तो देखिए ईजी जो होगा, ईजी बराबर क्या होगा, VL प्लस के IA RA प्लस के IAC RAC। अब ये इस तरीके से रहेगा कि आप ये देखिए ईजी ये जनरेट कर रहा है ईएमएफ को, फिर यहाँ पे लोड पे कितना वोल्टेज मिल रहा है वो VL, और वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप होगा, तो देखिए एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपके IAC RAC पे। तो मैंने लिख दिया IAC RAC, ये एक तरह का वोल्टेज ड्रॉप है। और कुछ वोल्टेज कहाँ ड्रॉप होगा, आर्मेचर के रेजिस्टेंस पे। तो मैंने लिख दिया IARA। देखिए V बराबर के क्या होता है, RI होता है ना, तो R और I की फॉर्म में मैंने ये सब चीजों को लिख दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको पता है कि आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड धारा क्या है, दोनों में बराबर है। तो मैंने क्या करा, EG एज इट इज, VL एज इट इज, IA यहाँ से कॉमन ले लिया, IA कॉमन ले लिया तो RA प्लस के RAC बना। तो ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में है कि अगर मेरे को आर्मेचर करंट को निकालना है तो क्या करेंगे, तो EG यहाँ पे है, ये इस VL को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, RA प्लस RAC इसके बटा में आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, IA बराबर के EG माइनस के VL अपन के RA प्लस RAC। अब इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि यदि आपने लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट का मान बढ़ेगा, और करंट का मान बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, और फ्लक्स जितना ज्यादा होगा आपका जनरेटिंग ईएमएफ का मान भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो ईजी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका एप्लीकेशन, इसको अपन यूज कहाँ करते हैं, तो अपने को यूज करते हैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें बूस्टर के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जो कि कुछ कमी होती है तो उस कमी को ये पूर्ति कर देता है, पुष्ट करने के लिए काम करता है। ये लाइन के हमेशा सीरीज में जुड़ता है और बीच में लगाते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे के पार्ट डीसी शंट जनरेटर को देखेंगे। अब हम डीसी शंट जनरेटर के बारे में जानेंगे। डीसी शंट जनरेटर क्या होता है, तो देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा है डीसी शंट जनरेटर के बारे में। डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है कि शंट का मतलब ही होता है समांतर क्रम में, कि पैरेलल में। तो मैंने ये लिखा है कि आर्मेचर वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो कौन से क्रम में जुड़ती है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो देखिए ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है और ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये दोनों किस क्रम में जुड़ी हुई है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे अपन, डीसी शंट जनरेटर सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो आपकी पतले तार में अधिक टन की बनती है। अगर तार पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, तो लगभग 100 से 200 ओम के
आसपास होता है, ठीक है। इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग पर वोल्टेज का मान समान रहता है। देखिए जनरेटिंग ईएमएफ, यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, समांतर क्रम में आप जानते हो वोल्टेज का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जितना वोल्टेज यहाँ मिल रहा है उतना वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेगा, उतना वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेगा। मतलब वोल्टेज का मान अगर समान रहेगा तो आपका जो फ्लक्स का मान रहेगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यही बात लिखी है, जो फ्लक्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये है। अब मैं एक और बात करता हूँ कि देखिए जनरेटिंग ये आपका आर्मेचर है, यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रही है, वोल्टेज उत्पन्न हो रही है। तो इसमें से जो करंट निकलेगी आई, जब इस पॉइंट पे आएगी तो उस करंट के मान के दो टुकड़े हो जाएंगे, कुछ शंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी, कुछ लोड की तरफ जाएगी। तो जो लोड की तरफ जा रही है वो ISH है, और जो शंट फील्ड वाइंडिंग में जा रही है वो ISH है, और जो लोड की तरफ जा रही है उसे मैंने बोला IL। तो IA बराबर के क्या बनेगा, IL प्लस के ISH। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि शंट जनरेटर के अंदर लोड धारा पर शंट धारा का योग किसके बराबर होता है, तो आर्मेचर धारा के योग के आर्मेचर धारा के बराबर होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है EG। तो EG बराबर का रहेगा V प्लस के IR है। ये जो EG होगा ये किसके बराबर होगा, ये जो यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न हुआ है और कुछ वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर के रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो हम उन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो EG बराबर के V प्लस के IR है ना, यहाँ पे मैं VL लिख देता हूँ। अच्छा, एक बात आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि EG का मान ज्यादा होता है या VL का मान ज्यादा होता है, कौन ग्रेटर देन एंड लेस देन होते हैं, ये मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मुझे यहाँ की शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। शंट फील्ड वाइंडिंग को करंट को अपने को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ISH बराबर के I बराबर के B बटा R होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया VL, जो वोल्टेज है उसमें अपन इस शंट का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो RSH। और अगर मुझे IA निकालना है तो IA इसी फॉर्मूले से निकलेगा। EG यहाँ पे था, ये VL उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे मैंने वापस से VL लिख देता हूँ, और ये RA इसके बटे में आ जाएगा। तो IA बराबर बनेगा EG माइनस की VL अपॉन के RA। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फ्लक्स का मान कांस्टेंट होने के कारण उत्पन्न EMF जो होता है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको फिक्स वोल्टेज चाहिए, स्थिर वोल्टेज चाहिए, तो आप किस प्रकार का जनरेटर काम में लोगे, डीसी शंट जनरेटर काम में लोगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, हम बैटरी चार्जिंग में हमें फिक्स वोल्टेज चाहिए, बैटरी चार्जिंग में ले सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए, या मोटर जनरेटर सेट होता है तो उसमें अपन इसका उपयोग में लेते हैं। अब हम इसके आगे के कंपाउंड जनरेटर के बारे में देखेंगे। तो हम डीसी कंपाउंड जनरेटर के बारे में देखेंगे। डीसी कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, तो डीसी कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि इसमें दो वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, एक आपकी होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक होती है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग। फील्ड पोल होता है उसके ऊपर सबसे पहले हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग कर देते हैं, फिर उसके ऊपर इंसुलेटेड पेपर लगाने के बाद में हम उसके ऊपर शंट फील्ड वाइंडिंग कर देते हैं। तो इसमें कितनी वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग, फील्ड पोल पे अपन सीरीज फील्ड वाइंडिंग करते हैं, फिर इंसुलेट करके शंट फील्ड वाइंडिंग कर देते हैं। तो कंपाउंड जनरेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। तो ये भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और यहाँ लिखा है मैंने डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव का मतलब होता है जुड़ने वाला। क्या होता है, जुड़ने वाला, मतलब कम्युलेटिव का मतलब योग होता है एक तरह का। तो हमने इसमें क्या करी, दो वाइंडिंग करी। दोनों फील्ड वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, यदि वो आपका जुड़ने वाले स्वभाव का होगा तो वो कौन सा जनरेटर कहलाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल फ्लक्स जो होगा वो सीरीज का फ्लक्स और शंट का फ्लक्स दोनों जुड़ जाएंगे, इसलिए मैंने इसे बोला कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम किस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम किस जनरेटर को काम में लेते हैं, तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को काम में लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में। तो इसमें दोनों फील्ड वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, देखिए डिफरेंशियल का मतलब ही क्या होता है, घटने वाले स्वभाव का। तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किस स्वभाव का होता है, घटने वाले स्वभाव का। मतलब ओवरऑल वोल्टेज आपको क्या होगा, घटेगा। तो वोल्टेज का मान यदि आपका घट जाएगा, ओवरऑल आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का मान घटेगा तो इसका उपयोग अपन क्या करेंगे, वेल्डिंग मशीनों में हम इसका उपयोग करते हैं। वेल्डिंग मशीनों के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हाई करंट की नीड होती है और लो वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, चले अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने लोड के मान को बढ़ाया। यदि मैंने लोड को बढ़ाया तो क्या होगा, करंट का मान बढ़ेगा। और यदि करंट का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन फ्लक्स का मान बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल है। तो ओवरऑल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि ओवरऑल फ्लक्स का मान घट जाएगा तो आपका जो ईजी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ईजी क्या है, एक तरह का वोल्टेज है।
तो मतलब इसमें करंट का मान तो बढ़ता है और वोल्टेज का मान क्या होता है, घटता है। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वेल्डिंग में अपन करते हैं। अब कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर हुआ और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इनको हमने दो भागों में बांटा है। देखिए एक है शॉर्ट शंट जनरेटर, एक है लॉन्ग शंट जनरेटर। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी देखी लॉन्ग शंट जनरेटर एंड शॉर्ट शंट जनरेटर। अब इसमें क्या होता है, शॉर्ट शंट जनरेटर के अंदर ये होता है कि जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ती है। तो देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, शॉर्ट के अंदर ये देखिए आपका आर्मेचर है। तो ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर के समांतर क्रम में क्या जुड़ी हुई है, शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है। तो इसे बोलेंगे अपन शॉर्ट शंट जनरेटर। सेम टू सेम आप इधर भी देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है शॉर्ट शंट जनरेटर। शॉर्ट शंट जनरेटर में क्या है कि ये जो आपका आर्मेचर है, इस आर्मेचर के समांतर क्रम में क्या जुड़ा हुआ है, शंट फील्ड वाइंडिंग। तो इसे बोलेंगे शॉर्ट शंट जनरेटर। अब बात करेंगे लॉन्ग के लिए। लॉन्ग में क्या होगा कि आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम में जुड़ेगा शंट फील्ड वाइंडिंग, तो उसे बोलेंगे लॉन्ग। देखिए ये आपका हो गया आर्मेचर, आर्मेचर की सीरीज में जुड़ी हुई है सीरीज फील्ड वाइंडिंग और इन दोनों के समांतर क्रम में जुड़ी हुई है शंट फील्ड वाइंडिंग। तो इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, लॉन्ग शंट। सेम टू सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये हो गया आपका आर्मेचर, ये हो गया आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों सीरीज में जुड़ गई और इन दोनों के समांतर क्रम में कौन जुड़ेगी, ये आपकी शंट वाइंडिंग। तो हम इसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब बात करते हैं कि कैसे बताएंगे कि कम्युलेटिव कौन सा है और डिफरेंशियल कौन सा है। तो कम्युलेटिव डिफरेंशियल की पहचान करने के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को पता करना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं कि इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और सीरीज फील्ड की मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी यही है, तो इनमें फ्लक्स जो होगा वो जोड़ने वाले स्वभाव का होगा। तो ये कौन सा बन जाएगा, शॉर्ट शंट जनरेटर बन जाएगा। इसमें भी आप सेम टू सेम देखिए, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, डाउन, इधर भी डाउन की तरफ है, तो फ्लक्स कैसा होगा, जुड़ने वाले स्वभाव का हो जाएगा। तो ये कौन सा बन जाएगा, आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा। अब बात करते हैं अपन लॉन्ग शंट के लिए। तो लॉन्ग शंट के लिए आप ये देखिए कि मान लेते हैं कि इसके अंदर आपका फ्लक्स अप जा रहा है और इसमें आपका फ्लक्स डाउन की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ओवरऑल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कौन सा कहलाएगा, डिफरेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर भी मान लेते हैं कि ये अप की तरफ जा रहा है और ये डाउन की तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दोनों किस प्रकार के हैं, डिफरेंशियल। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, अब हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।